आज हम बात करेंगे दोस्तों कि कैप्टन एंड वाइस कैप्टन कैसे बनाते। तो सबसे पहले मैं आपको 5 से 6 पॉइंट बताऊंगा। उन 5 से 6 पॉइंटों को आप नोट करके रख ले, आपको हमेशा काम आएगा टीम बनाते वक्त। एक बात ध्यान रखना, मैं ये T20 मैचों के लिए बता रहा हूँ और हमेशा अधिकतर T20 मैच ही होते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हो बिग बैश लिंक T20, आने वाला IPL T20 वर्ल्ड कप, तो सभी T20 20 ओवर के मैच के बारे में कैप्टन वाइस कैप्टन कवर कर रहा हूँ मैं। ODI मैच के लिए अलग होते हैं, अभी मैं T20 के लिए कवर कर रहा हूं, तो आप T20 को समझने की कोशिश करना। तो सबसे पहले मेरा काम है बताने का, तो मैं आपको पहला पॉइंट बताता हूं। आपको सबसे पहले पता करना होगा कि कौन सी टीम स्ट्रांग है। मेरा पहला पॉइंट है, अभी देख लो कि चेन्नई और हैदराबाद के बीच में मैच है IPL का, तो आपको पता चल चुका है कि चेन्नई अपनी मजबूत टीम है, तो अपने को चेन्नई के पक्ष में टीम बनानी है। मेन कारण ये चीज आप समझ लिया कि भाई चेन्नई मजबूत टीम है, चेन्नई के पक्ष में अपने को टीम बनानी है। फिर दूसरा देखना है सबसे पहले पिच रिपोर्ट। पिच रिपोर्ट आपको पता होना चाहिए, बिना पिच रिपोर्ट जाने आप नहीं समझ सकते खेल को। अब पिच रिपोर्ट देखने के लिए दो तरह के तरीके होते हैं। एक तो आप मेरा यूट्यूब वीडियो देखते हैं रेगुलर, तो आपको पता चल जाता है पिच रिपोर्ट, तो आप उसे रेगुलर वॉच किया करें। अब आपको पिच रिपोर्ट में क्या देखना है, पिच रिपोर्ट में आपको देखना है कि बैटिंग फ्रेंडली है या बॉलिंग को सपोर्ट करती है। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये बैटिंग फ्रेंडली है या बॉलिंग है, मैं आपको समझाता हूं। जैसे ही आपको पता चल जाए कि एवरेज स्कोर इस मैदान का 170 के आसपास है, 160 या 170 के आसपास है, तो आप समझ जाइए ये मैदान बैटिंग को सपोर्ट करता है। यानी यहां पे कोई भी टीम पहले बैटिंग करने आ रही है या बाद में बैटिंग कर रही है, तो 170 के आसपास रन बना लेगी। हो सकता है 170 से ज्यादा बन जाए, मगर 170 से कम ना बने। यह बात साबित करता है कि यह पिच बैटिंग फ्रेंडली है। अब बॉलिंग फ्रेंडली पिच कैसे समझोगे, अगर एवरेज स्कोर 150 यानी 160 से नीचे चल रहा है, कहीं कहीं आप देखते हो 130 ही रहता है एवरेज स्कोर, कहीं 140 रहता है, कहीं 150, 155, 160 भी अगर आप रहे ना, तो आप समझे कि ये बॉलिंग को थोड़ा सपोर्ट कर रहा है ये मैदान। आप ये समझ गए। अब आपको ये समझना है कि एवरेज स्कोर अगर 170 प्लस है यानी 170 के आस है और बैटिंग फ्रेंडली है, तो आपको बैट्समैन को ही कप्तान बनाने हैं, ये बात नोटिस कर ले। बैट्समैन को ही कैप्टन बनाना है, ये बात नोटिस कर ले। अगर 150 से नीचे हैं या 150 के आसपास एवरेज स्कोर है उस मैदान पे, तो आप ये समझ लीजिए कि मुझे बॉलर के साथ कैप्टन जाना पड़ सकता है। अब यहाँ पे एक और कंडीशन काम करता है कि टीम कैसी है। अगर दोनों टीम स्ट्रांग है तो आप ऑलराउंडर के साथ जाए। अगर दोनों टीम स्ट्रांग नहीं है, कोई एक टीम मजबूत है एक कमजोर है, तो बॉलर के साथ आप फिक्स कप्तान जाए। ठीक है। अब दूसरा कारण यहां पे मैं आपको समझाता हूं, टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है मैच में। कैसे निभाता मैं आपको समझाता हूं। अगर कोई टीम टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करती है या मान लो कि पहले बैटिंग करती है, तो जैसे कि कोई टीम टॉस जीतती है तो पहले बैटिंग करने आती है मान लेते हैं, और आपको पता है कि 170 के आसपास एवरेज स्कोर है, यानी बैटिंग फ्रेंडली पिच है, तभी वो बैटिंग करने आ रहा है और एक अच्छा स्कोर खड़ा करने की कोशिश करेगा। 170 से ज्यादा रन बन सकते हैं, मैं ये नहीं कहता, मगर 170 तो मिनिमम बनने ही चाहिए, ये मैं आपको समझा रहा हूं। तो आपको क्या करना है, तो आपको उनके 3 जो टॉप क्लास के बैट्समैन होते हैं उनको लेके चलना है। कैसे लेके चलना है मैं आपको बताता हूं। तो 2 ओपनर ओपनिंग करने आएंगे, बैटिंग फ्रेंडली पिच है, ओपनिंग कर टॉस जीता है टीम ने, बैटिंग करने आ रही है और आपको पता है ये टीम मजबूत है और ये मैच जीत सकती, आपको पता है बैटिंग करते हुए भी ये मैच जीत सकती है। तो उनके जो 2 टॉप क्लास के बैट्समैन पहले बैटिंग करने आते हैं, तो उनमें से आपको एक को ड्रॉप करना है। जिस बल्लेबाज को आप ड्रॉप कर रहे हो उसको सबसे पहले आप साइड कर दो, और जिसको आप ड्रॉप नहीं कर रहे हो ओपनर में, उसको ही सीधा कैप्टन बनाओ। ये बात आप हमेशा ध्यान रखो। टॉप क्लास के बैट्समैन को अगर आप कैप्टन बनाओगे तो आपको T20 में ज्यादा पॉइंट मिलने के चांस है। क्यों? क्योंकि वो शुरुआत से ओवर खेलेगा और लास्ट तक खेलने के 15 से 16 ओवर तक अगर वो बैट्समैन बल्लेबाजी करके गया तो 60 से 70 रन की पारी खेल के देगा आपको, और आपके लिए कैप्टन अच्छा साबित होगा। अब रही बात 1 डाउन के बल्लेबाज, तो 1 डाउन के बल्लेबाज को भी आप कैप्टन ट्राई कर सकते हो। कब कर सकते हो? जब आपको लगता है कि ओपनर में से कोई जल्दी आउट हो रहा है, शायद दोनों ओपनर ही आउट हो जाए या ओपनर में कोई जल्दी आउट हो रहा है, तो भी आप 1 डाउन को कैप्टन ट्राई कर सकते हो। अब मान लो कि कोई टीम टॉस जीतकर पहले बॉलिंग कर रही है और आपको पता है कि ये टीम मजबूत है, ये टीम मैच जीतने वाली है, तो बॉलर को कप्तान कैसे बनाए? तो आपको टॉप ऑर्डर में जो पहला ओवर डाल रहा है, शुरुआत के जो पहला ओवर डाल रहा है उसको कैप्टन बनाए। जो दूसरा ओवर डालने आया तो उसे कैप्टन ना बनाए। मैं आपको कारण बताता हूं क्यों। क्योंकि देखो, पहला ओवर डालेगा तो शुरू का जो पहला बल्लेबाज होगा जो बैटिंग कर रहा है वो शायद LBW हो जाए, बोल्ड आउट हो जाए जल्दी,
पहली गेंद पे जल्दी, आप देखते हो ना अधिकतर मैचों में पहली गेंद में बहुत ज्यादा बैट्समैन आउट होते हैं। तो जो पहला ओवर डालने आता है उसको कैप्टन बनाए। आपको पता है बॉलिंग फ्रेंडली पिच है, विकेट गिरेंगे, तो पहला ओवर जो डालने है उसको कराए। क्यों? वो पहला ओवर तो 6 गेंद डालेगा ही डालेगा, और फिर तीसरा ओवर ही वो भी डालने वाला है, तो वो अपने 3 ओवर में 2 ओवर मेन ओवर वो करेगा, तो उसको विकेट मिलने के चांस ज्यादा है। तो जो पहला ओवर डाले उसे कैप्टन बनाए, आपको फायदा होगा और आप अच्छा करेंगे। ठीक है, अब कुछ वाइस कैप्टन का आपके पास दिमाग में चलता होगा, तो मैं वाइस कैप्टन समझा देता हूं कि जो टीम जीत रही है, जैसे कि आपको पता है कि चेन्नई जीत रही है, तो चेन्नई के ओपनर को अगर आपने कप्तान बनाया है, तो मैं आपको लिख दे रहा हूं कि अगर चेन्नई पहले बैटिंग कर रही है और आपने उनके ओपनर को कप्तान बनाया है, तो उनके ही किसी बॉलर, या तो आप मेन बॉलर को वाइस कैप्टन बनाओ, या जो स्पिन गेंदबाजी करता है सेकेंड इनिंग में, कोई भी टीम जब चेस करने आती है तो उनके विकेट जब गिरते हैं तो ज्यादातर स्पिन बॉलर विकेट निकालते हैं सेकेंड इनिंग में, तो आप स्पिनर के साथ भी वाइस कैप्टन जा सकते हैं। अब मान लो कोई टीम पहले बॉलिंग कर रही है, स्ट्रांग है, और अगले टीम को ऑल आउट कर सकती है जल्दी, तो आप उनके मेन बॉलर को तो कप्तान बना रहे हो, मगर वाइस कैप्टन किसे बनाओगे? जब चेस करने आएगी तब उसके ओपनर ही चेस कर सकते शायद, तो उनके ओपनर को वाइस कैप्टन बना सकते। विरोधी टीम के कैप्टन वाइस कैप्टन ना बनाए, या अगर आपने अपनी टीम के पक्ष में कैप्टन बनाया है तो विरोधी टीम के वाइस कैप्टन बिल्कुल ना बनाए। जैसे मान लो चेन्नई पहले बैटिंग कर रही है और आपने ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तान बना रखा है, ऋतुराज गायकवाड़ ओपनिंग करता है चेन्नई के लिए, ठीक है। अब हैदराबाद का मेन बॉलर है भुवनेश्वर कुमार, ठीक है। अब वही पहला ओवर डालने आ रहा है, आपने उसी को वाइस कैप्टन बना दिया, तो कैसे चलेगा? शायद कैसे, संभव ही नहीं ना। अगर भुवनेश्वर कुमार ने अगर 2 विकेट निकाले तो 99% चांस है कि ऋतुराज गायकवाड़ आउट हो सकता है। जब आपका कैप्टन ही वाइस कैप्टन से आउट हो जाएगा तो आप रैंक कैसे करोगे टीम में? ये बात ध्यान रखना, ठीक है। जो टीम जीत रही है उसी के पक्ष में कैप्टन वाइस कैप्टन बनाओ। अब रही बात, कुछ लोग पूछते हैं कि ऑलराउंडर को कैप्टन कैसे बनाते हैं, तो मैं आपको समझाता हूं कि ऑलराउंडर को कैप्टन कैसे बनाते हैं। अगर ऑलराउंडर 2 डाउन पे बैटिंग कर रहा है T20 में, या 2 डाउन या 3 डाउन, मतलब चौथे या 5वें नंबर पे अगर ऑलराउंडर बैटिंग कर रहा है और पहले बैटिंग कर रहा है, मतलब उनकी टीम पहले बैटिंग बल्लेबाजी करने आ रही है, तो आप श्योरिटी के साथ उसे कैप्टन बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं? क्योंकि बल्लेबाजी करते वो 30 से 35 रन की पारी खेल सकता है पहले बैटिंग करते, और सेकेंड इनिंग में चेस करते वक्त जब कोई टीम चेस करने आएगी तो उसके शायद 2 या 1 विकेट ले ले। 2 विकेट भी अगर वो ले लेता है और 30 से 35 रन अगर वो बना के देता है, तो आपके 100-110 के आसपास पॉइंट देगा, जो आपके लिए कैप्टन के लिए एक अच्छा पिक माना जाता है, ठीक है। अब ऑलराउंडर कैसे, तो मैं आपको समझाता हूं। एक स्पिन ऑलराउंडर होता है, एक तेज गेंदबाज ऑलराउंडर होता है, ये भी आप ध्यान रखें। कहीं कहीं क्या होता है कि स्पिन का मैदान होता है ना, आप तेज गेंदबाज के ऑलराउंडर को कैप्टन बनाते हैं, ये गलत है। चेन्नई का मैदान है, आपको पता है रविंद्र जडेजा स्पिनर है और चेन्नई स्पिन को सपोर्ट करती है। अगर आपने रविंद्र जडेजा को कप्तान बनाया तो आप ये समझ ले कि रविंद्र जडेजा सिर्फ आपको विकेट से पॉइंट दे सकता है, क्योंकि बल्लेबाजी रविंद्र जडेजा की बहुत पीछे आती है। इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा। मगर स्पिन गेंदबाजी करता है तो 3 से ज्यादा विकेट निकाल सकता है इस मैदान से, क्योंकि स्पिन को सपोर्ट कर रहा है। उसी तरह तेज गेंदबाजी सपोर्ट करता है। वानखेड़े में आप देखोगे कि बॉलर को ज्यादा मदद नहीं मिलता, मगर जो भी मदद मिलता है तो तेज गेंदबाज को ही मदद मिलता है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई का। तो वहां पे हार्दिक पांड्या अगर बॉलिंग कर रहा है तो आपके लिए कैप्टन अच्छा चॉइस हो सकता है, क्योंकि बैटिंग भी करेगा और बॉलिंग भी करेगा, तो ऑलराउंडर के साथ भी जा सकते। कोई टीम चेस कर रही है, आपको पता है कि वो स्ट्रांग है, चेस कर रही है, 50-50 का मैच होने वाला है, मतलब दोनों टीम बराबर है। जैसे बैंगलोर का मैच मुंबई के साथ हो रहा है, या मुंबई का मैच बैंगलोर के साथ हो रहा है। इस तरह से जब दोनों टीम मजबूत हो तब कैप्टन किसे बनाते हैं, मैं आपको ये भी समझा देता हूं। तब आप ज्यादातर ऑलराउंडर के साथ ही कैप्टन जाए, और हो सके तो जो टीम थोड़ा सा आपको लग रहा है कि मुंबई जीत सकती है, क्योंकि मुंबई की बॉलिंग अच्छी है, आपको पता है मुंबई की बॉलिंग अच्छी है, या बैंगलोर के बल्लेबाज अच्छे हैं तो बैंगलोर जीत सकती है, तो बैंगलोर के कैप्टन वाइस कैप्टन आप ट्राई कर सकते हो। या फिर आप ऑलराउंडर के साथ जाए, तो क्या होता है कि जब ऑलराउंडर के साथ जाओगे ना 50-50 मैच में, तो ऑलराउंडर आपको बैटिंग से भी पॉइंट दे देगा और बॉलिंग से भी पॉइंट दे देगा, तो ये आपके लिए कैप्टन रहेगा। और एक बात T20 में हमेशा याद रखना कि जो भी टीम पहले बैटिंग करे तो उनके 3 बल्लेबाज आप जरूर रखा करो। अगर आपके पास 2 डाउन यानी दूसरे नंबर पे ऑलराउंडर बैटिंग करने के लिए है तो 2 बल्लेबाज ही काफी है, बाकी 3 बल्लेबाज तो मिनिमम खिलाया करो। मैंने ये चीज पहले भी बता रखी है और मैं वापस आपको बताता हूं, 3 बल्लेबाज से ज्यादा रन कोई भी टीम के खिलाड़ी नहीं मारते, ये बात ध्यान रखो। और जो टीम हारती है उनके 2 बल्लेबाज मिनिमम रन बनाते ही बनाते हैं, चाहे 30-35 रन की पारी खेले या 30-40 रन की पारी खेले, क्योंकि कोई भी टीम 100 रन के आसपास तो चेस करते वक्त पहुंच ही जाती है, ये बात आपको पता हो। अगर आप 2 ओपनर में से एक ओपनर को ड्रॉप कर रहे हैं, तो जिस ओपनर को आप ड्रॉप कर रहे हैं उसको कैसे ड्रॉप करें ये मैं आपको समझा देता हूं। कैसे समझाता हूं, देखो मान लो कि चेन्नई पहले बैटिंग कर रही है, तो चेन्नई के ऋतुराज गायकवाड़ ओपनिंग करने आता है और उनके साथ डेवन कॉनवे ओपनिंग करने आता है। तो ऋतुराज गायकवाड़ और डेवन कॉनवे में क्या अंतर है?
आप इन दोनों का क्वालिटी देखो। क्वालिटी कैसे देखोगे? देखोगे कि बैट्समैन कौन सा फॉर्म में चल रहा है और कौन सा विदाउट फॉर्म है। ठीक है, अब आपने देख लिया कि फॉर्म में कौन सा है, आपको पता चल गया कि डेवन कॉनवे भाई फॉर्म में चल रहा है, लगातार हर मैचों में रन मार के आ रहा है, तो इसके बैट से तो रन आने वाले हैं, तो बिना कुछ सोचे समझे उसको कैप्टन आप ट्राई कर सकते हो। अब ऋतुराज गायकवाड़ को आपने ड्रॉप कैसे किया और हम लोग कैसे किसी खिलाड़ी को ड्रॉप कर देते हैं? हम उसके खिलाड़ी के प्रदर्शन देखते हैं, हम देखते हैं कि इस बॉलर के सामने खिलाड़ी चल रहा है, नहीं चल रहा है, ज्यादातर चांस है इसके आउट होने के, इसके पास फॉर्म नहीं है, तो आप इसको ड्रॉप कर सकते हो। इस तरह से आप दो ओपनर में सेलेक्ट करके किसी ओपनर को आप ड्रॉप कर सकते हो, और जिस ओपनर को आप ड्रॉप कर रहे हो उसको हटाओ, और जो उसके साथ खेलने आया था जिसको आपने रखा है उसको सीधा आप कैप्टन बनाओ। देखो T20 में 20 ओवर के ही मैच होते हैं, तो ओपनर ही ज्यादातर रन बनाते हैं, या वन डाउन का बल्लेबाज जो एक विकेट गिरते ही आ जाता है उसको भी आप कैप्टन ट्राई कर सकते हो। मगर एक बात हमेशा याद रखना, वन डाउन का बल्लेबाज थोड़ा धीमा खेलता है, क्योंकि वो जब विकेट गिरता है तो आता है तो धैर्य से खेलता है, और जब वो धीमा खेलता है तो आपको उतना हाई लेवल का पॉइंट नहीं दे सकता जितना कि एक ओपनर बल्लेबाज जो शुरू से टिका हुआ वो दे सकता है। ठीक है, और अगर आप T20 के ज्यादातर मुकाबला देखते हो तो आपको देखने को मिलेगा कि ऑलराउंडर ही ज्यादातर कैप्टन वाइस कैप्टन होते हैं। तो मैं आपको समझाने के सबसे मेन कारण यही है कि ज्यादातर हो तो आप ऑलराउंडर के साथ ही कैप्टन वाइस कैप्टन जाए। अगर बॉलिंग फ्रेंडली पिच है तो बॉलर के साथ जा सकते हो, ऑलराउंडर के साथ, दोनों के साथ जा सकते हो। बैटिंग फ्रेंडली पिच है तो 99% आप कोशिश करें बैट्समैन के साथ या फिर ऑलराउंडर को ट्राई करें। ऑलराउंडर भी कौन? जिसकी बैटिंग भी आ सकती है, बॉलिंग भी आ सकती है। इस तरह से आपको कैप्टन एंड वाइस कैप्टन ट्राई करना है। और एक कारण और भी समझा देता हूं मैं कि जब भी कोई टीम जीतती है, जैसे मान लो कि चेन्नई खेल रही है, चेन्नई जीतने के चांस है, तो चेन्नई, और आपको पता है कि 170 180 के पास चेन्नई रन बना रही है, तो आप उनके 3 बल्लेबाज रखें, 2 ओपनर में से एक को रखें, फिर या तो 1 डाउन रखें या 2 डाउन रखें, और एक ऐसे बल्लेबाज रखें जो हिट करता है। जैसे कि अभी समीर रिजवी को खरीदा है 8.40 करोड़ में, तो ऐसे जो हिटर होते हैं उनको एक ट्राई कर ले T20 में। फिर क्या होता है, आपका ओपनर ने 70-80 रन की पारी खेल दी आपके लिए, फिर 2 डाउन का या 1 डाउन का जो बल्लेबाज आएगा वो 30-35 रन बनाएगा, और एक लास्ट में जाके फिनिशिंग करके चला जाएगा जैसे रिंकू सिंह। तो इस तरह के खिलाड़ी को आप कॉम्बिनेशन करके 3 खिलाड़ी ही T20 मैच में अपनाएं जब कोई टीम पहले बैटिंग कर रही है। तो अब विरोधी टीम के खिलाड़ी जब आपको पता है वो हार रही है, तो उनके ओपनर तो आप लगभग ड्रॉप ही करके चले, और 1 डाउन या 2 डाउन या कोई ऑलराउंडर मिक्स करके 2 बल्लेबाज रख ले, कि शायद कोई जो जिसका सिलेक्शन प्रतिशत बहुत कम दिखे, आपको लग रहा है कि बहुत सारे मैचों से फ्लॉप चल रहा है और अभी तक प्रदर्शन नहीं किया है, उनके ओपनर ही अच्छा करते आ रहे हैं, मगर आज ओपनर उनके फ्लॉप होंगे, तो ओपनर जब फ्लॉप होंगे तो उनके कोई ना कोई जो कम प्रतिशत सिलेक्शन है वो चल के आएगा, और वो आपको एक यूनिक वे में टीम देगा। और कोई कहता है कि 90% सिलेक्शन है तो इसे ग्रैंड लीग में ट्राई करे कि नहीं करे। देखो ऐसा कुछ नहीं है, 90% का सिलेक्शन का प्रदर्शन है ट्रेविस हेड। मान लो कि 90% लोगों ने ट्रेविस हेड को ले रखा है और वो बैटिंग फर्स्ट करते हुए आ रहा है, आपको पता है लेटेस्ट फॉर्म शानदार है, बढ़िया कर रहा है, और आप सोच रहे हो 90% का है तो इसे ड्रॉप कर दे। नहीं, ये बेवकूफी वाली हरकत है। ड्रॉप क्यों करे भाई, जब वो बैटिंग अच्छी, तो 90% ज्यादा सिलेक्शन होता है तो आप क्या करते हो कि उन खिलाड़ियों को ड्रॉप कर देते हो। ऐसा नहीं करना है। देखो अगर वो फॉर्म में है तो आपको रन बना के जरूर देगा। एक होता है कि कोई खिलाड़ी फॉर्म में नहीं है तो आप उसे बिल्कुल ड्रॉप करो। जैसे कि मान लो विराट कोहली खेल रहा है, मगर आपको पता है कि 2-3 मैचों से अच्छा नहीं कर रहा है, फॉर्म में भी नहीं है, इतना कुछ खासा नहीं है, जैसे तिलक वर्मा फॉर्म में नहीं था, अपन बैक कर रहे थे हर मैच में, तो ऐसे खिलाड़ियों को आप बड़े भले ही क्यों ना हो आप उसे ड्रॉप कर सकते हो अगर उसके पास फॉर्म नहीं। अगर उसके पास फॉर्म है, अगर वो बड़ा खिलाड़ी है, तो आपको टीम में लेके चलना पड़ेगा। पूरे वर्ल्ड कप में लोग रोहित शर्मा को ड्रॉप करते थे और रोहित शर्मा हर मैच में 50 रन की पारी खेल के जाता था। क्यों? क्योंकि वो भाई फॉर्म में चल रहा था, और फॉर्म में चलता हो हर बल्लेबाज रन मार सकता है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और दूसरी बात, अगर आपको कम प्रतिशत वाले खिलाड़ियों पर दाव खेलना हो तो मैं आपको समझा चुका हूं, सिलेक्शन प्रतिशत आप ये मत देखा करो कि 10% सिलेक्शन है तो ये खिलाड़ी नहीं खेलेगा। अरे ऐसा नहीं होता है। अगर वो 10% उसका सिलेक्शन है मगर उसको बढ़िया ओवर मिल रहे, शुरू के ओवर मिल रहे हैं, शुरू के डेथ के ओवर मिल रहे हैं, तो वो बॉलर विकेट ले सकता है। अगर कोई बल्लेबाज है जो सिलेक्शन प्रतिशत बहुत कम है मगर आपको पता है कि ओपनर उनकी टीम के जल्दी आउट होंगे तो उसकी बैटिंग आएगी, तो आप उसको रखो, वो आपके लिए रन बना के देगा। जैसे एम ब्राइट कल के मैच में बिग बैश वाले में लोगों के 10% सिलेक्शन नहीं, 5% लोगों ने उसको नहीं ले रखा, मैंने ले रखा, मगर 65 रन की पारी खेली। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं ट्रंप निकाल के लेके आ गया और मैंने तो बहुत बड़ा अलग काम कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी बैटिंग आनी थी 1 डाउन पे, तो बल्लेबाज जब 1 डाउन पे खेलेगा तो रन बनाने के चांस उसके हाई है। मौका मिलेगा तो हर बल्लेबाज रन बनाएगा, मौका मिलेगा तो हर बॉलर विकेट लेगा। जिस बॉलर के अगर आपको लग रहा है कि ओवर कटने वाले, इसके 2 ओवर ही मिलेंगे, तो आप उसको ड्रॉप कर सकते हो आसानी से। और एक बात, ऑलराउंडर को ड्रॉप ना ही करे तो बेटर रहता है, क्योंकि ऑलराउंडर के पास बैटिंग बॉलिंग दोनों होती है। अगर वो बैटिंग से नहीं करता है तो बॉलिंग से आपको करके देगा, तो ऑलराउंडर को आप बिल्कुल ड्रॉप ना करें। और मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको समझा दी है। बाकी
अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और मेरे जो वीडियोस आते हैं प्रेडिक्शन वाले वो देखा करो, जिससे कि आपको नॉलेज बढ़ता रहे। मैं हर वीडियो में आपको हर चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी भी इस वीडियो में मैंने आपको समझाने के लिए ही मैंने किया है, वीडियो बनाया है। बाकी मैंने चाहता तो वीडियो नहीं भी बनाता। बाकी मुझे लगता है कि आप खुद से भी टीम बना सको, खुद से रिस्क ले सको, कैसे सिलेक्शन किया जाता है खिलाड़ियों को, इस तरह से चीज़ें आपको समझ आ सके। शायद होगी बाद में मैं 2-3 वीडियो और बनाऊंगा रिलेट, खिलाड़ियों को कैसे सिलेक्ट करते हैं, कैसे मैं लेता हूं, बहुत सारी चीज़ें बनाऊंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल पे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम से जुड़ जाए। कमेंट बॉक्स में आपको मेरा टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, नए हैं तो जरूर जुड़े। और आप मेरे प्रेडिक्शन देखेंगे, पुराने वीडियो को जरूर उठा के एक बार देख ले। प्रेडिक्शन मेरे बड़े ही शानदार होते, ये मैं नहीं कहता हूँ, मैं डायरेक्ट प्रेडिक्शन देता हूँ। बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। तो नए हैं तो चैनल पर जरूर सब्सक्राइब करें।